किसान, बदलते भारत की शान। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। किसान यात्रा का कारवां आज आ पहुंचा है राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर। दिल्ली से करीब 54 किलोमीटर दूर गौतम बुद्ध नगर आधुनिक शहरीकरण, औद्योगिक विकास, सांस्कृतिक विरासत का अनूठा मिश्रण है। 3 तहसीलों नोएडा, दादरी और जेवर में विभाजित गौतम बुद्ध नगर तेजी से विकसित होने वाला जनपद है। नोएडा जहां आधुनिक शहरों की लिस्ट में शुमार है, तो वहीं दादरी और जेवर में औद्योगिक विकास के साथ साथ कृषि क्षेत्र में प्रगति देखी जा रही है। किसान विज्ञान से जुड़कर कमाल कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश को मिठास के नाम से जाना जाता है क्योंकि गन्ना उत्तर प्रदेश की पहचान है। जी हाँ, नमस्कार, बहुत स्वागत। डीडी किसान देख रहे हैं, मैं हूँ आपके साथ राधिका चौधरी। आज हमारी किसान यात्रा उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर के जिले से होने वाली है, नोएडा के आसपास बसे हुए गांव से होने वाली है। देखिए, हमारे किसी ने बहुत सुंदर कहा कि जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान और जय अनुसंधान। ये जब नारा दिया गया था तो सिर्फ 2 ही लाइनें थी, जय जवान और जय किसान। अब विज्ञान और अनुसंधान जुड़ गया है। आज ये मेरे पीछे जो आप खेती देख रहे हैं, ये विज्ञान वाली खेती है। ये आज की खेती है जो पूरी तरह प्राकृतिक है। इस खेती में विज्ञान का तड़का लगा हुआ है, तभी तो इस खेती करने वाले किसान ये कहते हैं कि आसपास के खेतों से सबसे ज़्यादा इनकम हमारी होती है, क्योंकि तरीका ही विज्ञान वाला है। अगर आप विज्ञान के साथ जुड़कर खेती करते हैं तो वाकई में वो आज की खेती कहलाएगी। तो चलिए आज की किसान यात्रा को आगे बढ़ाते हैं और पूरे उत्तर प्रदेश को समझते हैं, यानी कि उत्तर प्रदेश के नोएडा के आसपास बसे हुए गाँव को समझते हैं, यहाँ के किसानों को समझते हैं। चलिए आज की किसान यात्रा को आप भी समझिएगा और देखिएगा कि हकीकत धरातल पर कितना काम हो रहा है। यात्रा में हम सबसे पहले दादरी के सैंथली गांव पहुंचे। गांव में छात्र छात्राएं आधुनिक शिक्षा हासिल कर सके, इसके लिए गांव के विद्यालय का नवीनीकरण करवाया गया है। गांव को देखकर कहा जा सकता है कि मूलभूत सुविधाओं को जन जन तक पहुंचाने की पूरी कोशिश की गई। गांव की सारी सड़कें, गलियों को पक्का करवाया गया, खड़ंजे बिछवाए गए, तमाम घरों को बिजली कनेक्शन के दायरे में लाया गया है। बारिश का पानी जमा ना हो, गंदगी ना फैले, इसके लिए गांव की नालियों को भी पक्का करवाया गया है। गांव में भ्रमण करने और किसानों से बातचीत करने के बाद पता चला कि बड़ी जनसंख्या में जनपद के किसान जैविक खेती की ओर तेजी से मुड़ रहे हैं। वो अब अपने खेतों में जहरीले खाद, कीटनाशक का इस्तेमाल नहीं करते। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार पर्यावरण संरक्षण, मिट्टी की उर्वरता, किसानों की आय बढ़ाने समेत भविष्य की तमाम चुनौतियों को देखते हुए प्राकृतिक खेती को बढ़ावा दे रही है और इसको धरातल पर उतारने का काम कर रहे हैं हमारे कृषि विशेषज्ञ। ये जागरूकता शिविर उसी की एक बानगी भर है। शिविर में प्राकृतिक खेती के लाभ, खाद, कीटनाशक बनाने की ट्रेनिंग, आय में वृद्धि के गुर सिखाए जा रहे हैं। यहीं हमारी मुलाकात हुई महिला किसान स्वाति से, जो कभी कॉर्पोरेट सेक्टर में काम करती थी। बढ़ती बीमारियां, घटती आयु को देखकर उन्होंने मौजूदा दौर के रहन सहन, खान पान को पहले की जीवन शैली से तुलना की और प्रकृति की ओर मुड़ने का मन बना लिया। नतीजतन उन्होंने अपनी जॉब छोड़कर खेती बाड़ी शुरू की, वो भी जैविक। सुनिए स्वाति की कहानी उन्हीं की जुबानी। नमस्ते भाइयों बहनों, मेरा नाम स्वाति है। हाँ, हम अभी कुछ समय से जैविक खेती कर रहे हैं ज़िला गौतम बुद्ध नगर उत्तर प्रदेश में। जैविक खेती और प्राकृतिक में थोड़ा फ़र्क है, हम बढ़ रहे हैं उसकी तरफ, पर बहुत मज़ा आ रहा है। जैसे कि राधिका जी को मैंने पहले बताया, मैं पहले कॉर्पोरेट जॉब करती थी, पर प्रकृति से हम थोड़ा अलग हो गए थे। तो लेट सोना, जल्दी उठना, काफ़ी मतलब, या फिर खाना इधर उधर होना, ये सब आप भी अगर शहरों में रहते हैं तो आम बात है। एसिडिटी होना, गैस होना, हम अपने कल्चर से भी थोड़ा थोड़ा, ट्रेडिशन से भी थोड़ा थोड़ा दूर होते जा रहे थे।
तो कुछ आई थिंक एक पॉइंट आया, उसके बाद हमें लगा कि अब अपना कुछ ऐसा करते हैं जिसमें टचिंग ग्रास जिसको बोलते हैं, एक्चुअली ग्रास को छूने जैसा काम हो, थोड़ा सा बाहर नेचर प्रकृति में खुले में काम करें, थोड़ा बंद बंद से अलग। तो बस इसमें हम फिर घुस गए और थोड़ा मेहनत और सब, कुछ असफलता कुछ सफलता के दौर में लगे हुए हैं, चल रहा है। कठिन है पर मज़ा बहुत आता है। मतलब अगर हम नहीं करेंगे, जो कि देश का युवा है, तो वो कैसे फिर ये देश हमारा जो कन्वेंशनल फार्मिंग की तरफ बढ़ गया है, जहाँ भाई फर्टिलाइज़र पे फर्टिलाइज़र डल रहा है, पेस्टिसाइड पे पेस्टिसाइड डल रहा है। ऐसी स्टोरीज़ आती हैं कि पंजाब में ट्रेन भर भर के कैंसर ऑपरेशन और ट्रीटमेंट के लिए जा रहे हैं। तो ये फिर कैसे इम्प्रूव होगा? और मतलब मेरे को नहीं, ऐसे मेरे खुद के दादाजी 90 से ऊपर रहे हैं, और मतलब टिल जब तक वो जिंदा थे एकदम चलते फिरते हटे खटे रहे हैं। और आजकल हम मतलब देख रहे हैं अपने माता पिताजी को ही इतने कष्ट में देखते हैं, और हम तो मुझे लगता है और ज़्यादा होंगे। तो आई थिंक जो प्राइमरी डिफरेंस है उस एज से लेके अब में, वो यही है कि वो लोग खाने पे बहुत ज़ोर देते थे, पहनावे पे शायद उतना नहीं देते थे, घूमने पे उतना नहीं देते थे। मेरे दादाजी घी दूध में डाल के पीते थे, मतलब खाने पे ऐसा। और सीज़न के साथ कांजी बनती थी, मेरी दादी बनाती थी, सर्दी आती थी तो खोए के बादाम बनते थे। बट अब वो सब हम दूर हो गए हैं, कट गए हैं उन चीज़ों से थोड़ा। मतलब मैं अगेंस्ट नहीं हूँ बर्गर पिज़्ज़ा पास्ता के, बट थोड़ा उसने कुछ सीजनल चीज़ों की जगह ले ली है, और थोड़ा बाहरी झुकाव बढ़ गया है। मतलब 8,000 रुपये का जूता तो हम 5,000 रुपये का तो जूता हम शहर में काफ़ी कॉमन है, लोग ले लेते हैं, बहुत इजीली ले लेते हैं लोग। पर लेकिन अगर किसी को बोल दो 50 रुपये की दाल 70 रुपये में लेनी है, ये आपके लिए बेहतर है, तो वो उनको दुखता है। ये सोच की बात है, हमारे अंदर जा रहा है, हमारे शरीर के साथ रहेगा, हमारी सोच में मदद करेगा। तो वो धीरे धीरे उस सोच को अगर हम लोग जो पढ़ लिख कर अगर हम उसको नहीं बदल पाएंगे, तो फिर तो धीरे धीरे पीछे ही रह जाएंगे, तो डेवलपिंग नेशन ही रह जाएंगे। स्वाति दूसरे को भी रासायनिक खेती छोड़कर जैविक खेती की ओर मुड़ने की सलाह देती हैं। उनका कहना है कि जिस तरह से परिवारों में फैमिली डॉक्टर, फैमिली ज्वेलर्स इत्यादि होते हैं, उसी तरह लोगों को अपने परिवार के लिए फैमिली फार्मर रखना चाहिए, जो आपके परिवार को प्राकृतिक उत्पाद मुहैया करवाएं। इससे किसान और परिवार दोनों को फायदा होगा। अगर हम ये देखें तो जिस तरीके से हर परिवार का एक डॉक्टर रहता है, एक आपका जूलर रहता है, जिससे परिवार का भरोसा जुड़ा है, तो अगर हमारा वैसा ही अप्रोच है, वैसा ही हम चाहते हैं कि हम आपके पारिवारिक किसान बने। पर इसके लिए ऐसा नहीं कि सिर्फ हम ही कर सकते हैं, मतलब कितने परिवार हैं हिंदुस्तान में, तो हम कितनों को पहुंचा सकते हैं। तो अच्छा तो यही होगा कि धीरे धीरे सब ऐसे ही काम में आए। जैसे एक डॉक्टर थोड़े, कितने डॉक्टर हैं, और कितने ही डॉक्टर फैमिली डॉक्टर हैं, वैसे ही कितने ही किसान फैमिली फार्मर हो सकते हैं। 50 से 100 परिवार भी अगर आपके साथ जुड़े हैं, और अगर आप उनका खाना पूर्ति कर रहे हैं, तो वो आपको अच्छा पैसा देंगे और आप उनको अच्छा खाना देंगे, और दोनों ही का घर बढ़िया चलेगा। अब मिलिए डीपी पांडे से, जिन्होंने दिल्ली एनसीआर में बढ़ते प्राकृतिक उत्पाद की डिमांड को देखते हुए अपना व्यवसाय शुरू किया। व्यवसाय प्राकृतिक उत्पादों की सेल का। इसके लिए डीपी प्राकृतिक जैविक खेती करने वाले किसानों को ढूंढते हैं और उनकी फसल को खरीदकर अपनी शॉप पर सेल करते हैं। जब उत्तर प्रदेश के किसान यात्रा को समझते हैं, अब उत्तर प्रदेश में गन्ना लगाने वाले किसानों को ना समझिए, आप समझिए कि नोएडा के आसपास रहने वाले जो हमारे किसान भाई हैं, जो शहरों में बसने वाले जो किसान हैं, यानी कि जो हमारे यहाँ की जनरेशन है, वो क्या कुछ कर रही है, क्या वो भी खेती बाड़ी की ओर जा रही है? इसको जानने के लिए आज की यात्रा हमारे इनके घर तक की है। इनके घर, इनके खेतों में जाकर ये देखना बनता है कि किस तरह से किसान जो है, अन्नदाता जो है, प्राकृतिक की तरफ जा रहे हैं। सर नमस्कार। नमस्कार जी। क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम डीपी पांडे। जब डीपी पांडे जी, मैं आपके यहाँ पर आकर देख रही हूँ कि आप प्राकृतिक खेती को समझ रहे हैं, सीख रहे हैं, और डिमांड जो है मार्केट में प्राकृतिक की ज्यादा है, तो किस तरह से आप मुझे बताएंगे? क्योंकि आप सीधा जो है मार्केट से जुड़े हुए हैं, किसानों से जुड़े हुए हैं, और हम जैसे तमाम लोगों को जो आप सब्जियां खिलाते हैं, तो हम कैसे यकीन कर ले कि वो पूरी ऑर्गेनिक यानी कि प्राकृतिक है?
देखिए समस्या यही है कि खाना सब चाहते हैं पर उगाना कोई नहीं चाहता। और यही एक विषय ऐसा है कि आज की डेट में सब लोग कॉरपोरेट में, क्योंकि हम अर्बन में रहते हैं और टाइम नहीं है लोगों के पास, जो कुछ भी मिल रहा है प्लेटफॉर्म के थ्रू, ये वो शायद ऑनलाइन प्लेटफॉर्म हो या जैसे भी, लोग अपने यहाँ डोर स्टेप्स पे चीज़ें मंगा लेते हैं। लेकिन कहीं न कहीं इसमें हम वो चीज़ें मंगा रहे हैं जो हमारे स्वास्थ्य के लिए, हमारे बच्चों के स्वास्थ्य के लिए खतरनाक है। इन्हीं सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हमारी फर्म जो है, कहीं न कहीं हम इस तरह के किसानों को खोज करते हैं जो प्राकृतिक खेती पे काम कर रहे हैं और वो उनके प्रोडक्ट जो है प्राकृतिक खेती से निर्मित बने हुए हैं, उसके उनके सर्टिफिकेशंस हैं, फार्म उसी हिसाब से उनका डेवलप है। उन्हीं किसानों को हम लोग अप्रोच करते हैं और अपनी शॉप पे, उसी प्लेटफॉर्म पे उन वेजिटेबल्स, फ्रूट्स को रखते हैं और अपने कस्टमर के डोर तक पहुँचाते हैं। कौन सी नौकरी जो है आप अब तक कर रहे थे, फिर छोड़कर ये इरादा कैसे बनाया? मतलब पूरा स्टार्टिंग से बताएं ताकि आपको जो भी सुने वो भी ये सोचे कि आसान नहीं है, लेकिन अगर करना चाहे तो कुछ भी कर सकते हैं। देखिए करियर तो हमारा 2002 से शुरू हुआ है। कहीं ना कहीं मैं ये सोचता था कि यार जॉब तो कर रहा हूँ, लेकिन बिजनेस में आऊँगा, स्ट्रगल है, बहुत पेन है, तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स सोचते थे दिमाग में। लेकिन शुरुआत जब मैंने किया, कुछ टाइम के बाद बिजनेस में इतना पैसा है कि शायद जॉब में कभी नहीं मैं इतना कमा सकता था। तो शायद वो कहते हैं कि सिर्फ आप बिजनेस से अपने शाम की थाली का मेन्यू बदल सकते हैं जॉब से, और लेकिन ये चीज़ जो है बिजनेस ने बदल के दिखाया। बिजनेस में आने के बाद हमारी लाइफस्टाइल बहुत बदली है और कहीं ना कहीं हमारे साथ में जुड़े हुए जो भी हमारे फ्रेंड सर्कल हैं साथ के, जो जॉब में आज की डेट में, वो भी कहीं ना कहीं गलती महसूस करते हैं कि यार हमने भी साथ में क्यों नहीं शुरू किया तुम्हारे साथ। और आज हम लोग वो लोग चाहते हैं और हमारे से एडवाइस लेते हैं, और आज वो लोग भी कहीं ना कहीं एग्रीकल्चर प्रोडक्ट से चीज़ों में जुड़ रहे हैं। अरे वाह भैया, अकेले अकेले। अरे तू भी ले, पर खाएगा कैसे? मैं ऑर्गेनिक खेती की बात कर रहा रे बेटे। अकेले अकेले खेती कब तक करेगा? मतलब? गांव में 20-25 किसानों का समूह बना के पंजीकरण करवा ले, फिर सरकारी ट्रेनिंग भी मिलेगी और मुफ्त जैविक बीज खाद भी। फिर पीजीएस ऑर्गेनिक की सरकारी मोहर के साथ तेरी उपज आकर्षक पैक में पहुंचेगी बड़े बाजार तक। अच्छा? हाँ। अरे भाई कहाँ चल दिया? सबको साथ लाने, आमदनी बढ़ाने। तो किसान भाई समझ गए ना? साथ मिलकर ऑर्गेनिक खेती कीजिए, अपनी परंपरा को आगे बढ़ाइए, ज्यादा मुनाफा कमाइए। माटी से प्रेम की परंपरा है परंपरागत खेती। हर जोखिम से निकल कर फसल आए, सुरक्षित हो जाए। फसल बीमा से हर किसान अब आत्मनिर्भर हो जाए। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए, कोई डर नहीं। अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए, कोई फिक्र नहीं। अब कैसी भी आपदा हमारी फसल पे आ जाए, क्षति होने पर हमारे दावों का उचित भुगतान मिलता है, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी किया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। ज्योति तेवतिया से भी मिलिए, जो पठन पाठन का काम करती हैं। कृषि में दिलचस्पी होने की वजह से ज्योति केवीके कृषि संबंधित आयोजित होने वाले तमाम शिविरों में हिस्सा लेती हैं। ज्योति का कहना है कि वो फसल को देखकर बता सकती हैं कि उसमें कौन सा रोग है, फसल को क्या चाहिए और उनकी फसल हर सीजन अच्छी क्यों होती है। किसान यात्रा को समझने के लिए ज्योति के खेत पहुंच गए हैं। ज्योति पढ़ी लिखी बच्ची है और वो पढ़ाई के साथ साथ खेती बाड़ी कर रही है। जी हेलो ज्योति। हेलो, नमस्कार सभी किसान भाइयों को। पूरा नाम ज्योति है? ज्योति तेवतिया। तेवतिया, लगभग तेवतिया जात यहाँ पर रहती है? बहुत सारी। उत्तर प्रदेश गन्ने की पहचान, मिठास की पहचान, यहाँ पर धान पेड़ी ये सब हो रहा है।
असल में मैम गन्ने के साथ साथ में ये जो एरिया आप देख रहे हैं सारा, आप देख पाएंगे यहाँ पर सारे में ये बासमती राइस के लिए जाना जाता है एरिया, और वो भी 11-21 वो फसल जो एक्सपोर्ट होती है, भारत से एक्सपोर्ट होती है 11-21, और वो इस एरिया में लगाई जाती है। तो ज्योति, इसमें विज्ञान का तड़का कैसे? देखिए मैम, विज्ञान वो आपको वहाँ पे रैपर दिख जाएगा, वो ट्राइकोडर्मा का रैपर है। हम गए थे BADF बासमती जो डेवलपमेंट फेडरेशन है, यानी कृषि विश्वविद्यालय मेरठ में, तो वहाँ पर हम मीटिंग करने गए थे। उन्होंने हमें ये समझाया, जो उनकी मीटिंग का सार मुझे समझ में आया बेसिकली, कि आप जितना ज़्यादा यहाँ पर केमिकल का इस्तेमाल करेंगे ये फूड चेन में जाएगा, ये जैव संवर्धन करके आपके सेहत को नुकसान पहुँचाएगा, और कुल मिला के आपकी मिट्टी, सेहत, हवा, पानी सबको नुकसान पहुँचा रहा है। तो उन्होंने कहा कि आप इसकी बजाय ट्राइकोडर्मा है, बुवेरिया बेसियाना है, नीम ऑयल है, या स्टिकी ट्रैप्स हैं ब्लू कलर के, येलो कलर के, उन सब का इस्तेमाल करके भी इस धान को ऐसे ही उपजा सकते हैं और उतना ही मुनाफा लगभग कमा सकते हैं। तो मैं पिछले 3 साल से ख़ास तौर पे इसमें केमिकल का कम से कम इस्तेमाल कर रही हूँ, कोशिश करती हूँ कि बिल्कुल भी केमिकल ना डाला जाए। और उसी वजह से मैं ये भी देख रही हूँ कि इन खेतों में कैचुओं की जो संख्या है लगातार बढ़ रही है। जो इस गाँव का नाम क्या है? ये सैंथली गाँव है। सैंथली गांव में समाज की सोच महिलाओं को लेकर कुछ बदली? मैं ये खुलकर बता सकती हूँ? जी, मैं ये कहूँगी कि शुरुआती दौर में जब हमने इसे करना शुरू किया था, तो चैलेंजेस सबसे पहले यही थे कि शायद आप औरत हैं, आप उतने अच्छी तरीके से इसे नहीं संभाल पाएंगी। हुआ भी ऐसा ही, बिना जानकारी के हमने कर दिया इसको। लेकिन धीरे धीरे जब हमने अपने इसमें बदलाव किए, खासतौर पे मैं कहूँगी कि केमिकल की तरफ से जब हम बायो फर्टिलाइजर्स पे आए, बायो पेस्टिसाइड्स पे आए, या कम केमिकल पे आए, तो अब समाज की सोच ऐसी है कि कहते हैं इसी खेत में सबसे अच्छा मूंग है, इसी खेत में सबसे अच्छा धान है, इसकी क्वालिटी इतनी अच्छी है। मंडी में जाते हैं तो कहते हैं कि सबसे ज़्यादा हाई रेट में यही बिकता है बिना केमिकल के। तो मुझे लगता है कि शायद औरों को भी लगता होगा कि महिलाओं के प्रति अब वो सोच ये ज़रूर बन रही होगी कि इतने बड़े एरिया में जहाँ पूरा पुरुष समाज है, ये वहाँ पर एक महिला इतनी अच्छे तरीके से खेती कर सकती है, तो हम क्यों नहीं। यानी कि चारों तरफ पुरुष प्रधान की आप बात कर रही हैं, सब पुरुष खेती करते हैं, आप अकेली महिला? जी, आप और आपकी मम्मी? जी, अकेले। इस पूरे एरिया में कहीं से कहीं तक औरतें आपको खेत पे काम करते हुए या उसे संभालते हुए नहीं। चैलेंजेस कैसे थे स्टार्टिंग? चैलेंजेस की बात करें तो सबसे पहले जब आप वर्किंग प्रोफेशनल होते हैं और आपको बिल्कुल नॉलेज नहीं होती है, तो सबसे बड़ा चैलेंज तो यही है कि खेती का ABCD आप कहाँ से सीखेंगे। 2 तरीके हैं, या तो आप आजकल ऑनलाइन ज़माना है, पढ़ लीजिए सब क्या है, लेकिन मुझे लगता है कि जो प्रैक्टिकल आप यहाँ पर करते हैं उसकी बात ही कुछ और होती है। तो प्रैक्टिकल ऐसा हुआ कि पहली साल में सब कुछ एकदम, ये धान है एकदम सफ़ेद बालियाँ, किसान भाई जानते होंगे, बिल्कुल सफ़ेद बालियाँ निकल के आई यहाँ पर। कारण भी नहीं पता था कि किस कारण से ये ऐसा हो रहा है, लेकिन धीरे धीरे समझ में आया कि इसमें तना छेदक रोग बहुत लगता है, इसमें सीड ब्लाइट रोग बहुत लगता है, उसको कैसे प्रबंधन करना है। और बासमती राइस की खास तौर पे मैं बात करूँ तो यहाँ पर इसमें बहुत सुगंध होती है, और उस सुगंध की वजह से इसमें तना छेदक बहुत ज़्यादा लगता है। अब धीरे धीरे ये समझ में, पहले ये नहीं पता था कि तना छेदक है तो तने में ही लगा होगा, या कैसे पहचान करूं कि ये तना छेदक है। अब मैं दूर से देख के बता सकती हूँ कि इसमें रोग आ चुका है। ज्योति अपने खेतों में ना के बराबर रासायनिक खाद, कीटनाशक इस्तेमाल करती हैं। उनका कहना है कि अब वो पूरी तरह केमिकल फ्री खेती करने वाली है। मैं बाय प्रोफेशन मैथ्स की ट्यूटर हूँ और सिविल सर्विस की प्रिपरेशन कर रही हूँ, दे चुकी हूँ, मेंस से बाहर हो गई, बट तैयारी ऑन है। कितने बच्चों को पढ़ा रही हैं? अभी मेरे पास जो कोचिंग है जहाँ पर मैं पढ़ाती हूँ, वहाँ पे लगभग एक बैच में 20-20 बच्चे होते हैं और मैं 3 बैच लेती हूँ। 60 बच्चों को एक दिन में पढ़ा? जी। ये डेली है आपका जाना? हाँ जी, डेली है। तो फिर खेती कब देखती है? खेती का बहुत अच्छा आपने सवाल उठाया मेरे सामने कि खेती मैं कब देखती हूँ। मैं सिर्फ 3 घंटा पढ़ाती हूँ, और बाकी का टाइम अगर मैं अपनी पढ़ाई से किसी दिन गैप लेती हूँ, जैसे सैटरडे में मैंने गैप लिया है या संडे में गैप लिया है, या जब मुझे नहीं मन कर रहा है पढ़ाई करने का, तब मैं बहुत ही आराम से मतलब मैं इसको देखती हूँ। और आराम से भी नहीं, मैं तो कहूँगी बर्डन नहीं है। मुझे लगता है कि ये लाइफ स्टाइल का ऐसा हिस्सा बन गया है कि बिना खेत के बारे में दिन में एक बार भी ना सोचे, मुझे लगता है कि आज कुछ रह गया है। खेती का ये संभालने का एक और भी कारण रहा है। देखिए, मेरे फादर 2007 में एक्सपायर हो गए थे, वो गुजर गए। उसके बाद में, उस समय तो खैर हम बच्चे थे, उतना जानकारी नहीं थी क्या खेत हैं, कैसे इनको संभाला जाता है, और पढ़ाई लिखाई भी एग्रीकल्चर में नहीं की, मैथ्स से ग्रेजुएट हूँ मैं। बट पिछले कुछ समय से जब ये हुआ कि
हम थोड़ा ज़िम्मेदार हो गए हैं, अब हम ये ज़िम्मेदारी संभाल सकते हैं घर की, तो हमने सोचा कि क्यों ना खेत से शुरुआत की जाए। ये बड़े लेवल पे है, समाज की सोच भी बदलेगी कि लड़कियां ज़िम्मेदारी उठा सकती हैं, निभा सकती हैं और लड़कों से कम नहीं है बेसिकली। किसान यात्रा में हमारी मुलाकात सुगंधा गर्ग से हुई। कमोवेश सुगंधा गर्ग की कहानी भी बाकी किसानों की तरह ही है। बढ़िया जॉब होने के बाद भी 6 महीने पहले सुगंधा ने अपनी नौकरी छोड़ दी और फिर पिता के साथ अपने फार्म पर काम करने लगी। सुगंधा का कहना है कि बदलते दौर और खान पान को लेकर वो चिंतित थी। अपने परिवार को रासायनिक खेती से तैयार उत्पाद से दूर रखना चाहती थी। यही वजह है कि उन्होंने प्राकृतिक खेती करने का फैसला लिया। नमस्ते राधिका जी, मेरा नाम सुगंधा है। मैं एयर इंडिया में HR की नौकरी कर रही थी और मेरे को ऑलमोस्ट 15 साल का एक्सपीरियंस हो गया अब काम करते करते जॉब में। बट जॉब आजकल हम लोग को बस एक सैलरी प्रोवाइड करता है। अपना कुछ करने के लिए, अपना कुछ सीखने के लिए हमें मिट्टी से जुड़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मेरी शुरुआत यहाँ से हुई कि मेरा एक छोटा बेबी है, तो उस छोटे बेबी के लिए मैंने ढूंढा कि क्या हमें न्यूट्रिशंस प्रोवाइड कर सकते हैं। जब हमने उस देखा कि आजकल इतना पेस्टिसाइड्स स्प्रे हो रहा है, कोई भी चीज़ आजकल न्यूट्रिशियस नहीं है। नहीं तो बासमती राइस में पॉलिश जो होता है वो इतना अच्छा सुंदर लगता है बट खाने के लिए बिल्कुल भी पौष्टिक नहीं है। और ऐसे फ्रूट्स जो आपको अच्छे सुंदर बैंगन दिखते हैं, टमाटर दिखते हैं, लेकिन पौष्टिक बिल्कुल भी नहीं है राधिका जी, अगर आपको पता होगा तो मैंने रिसर्च करना शुरू किया। पता चला कि हमें पहले तो अपनी मिट्टी को एक न्यूट्रिशियस बनाना पड़ेगा। मिट्टी को न्यूट्रिशियस बनाने के लिए हमें ऑर्गेनिक नेचुरल फार्मिंग, इसके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है कि ये बहुत अच्छे से हम लोग इसको जाने और प्रैक्टिस करें। हम आगे जाके, मैं खुद सीखूंगी इसके बारे में। आज आप मुझे देख रहे हैं, ऐसे 1000 लोग को मैं और अपने साथ जोड़ूंगी जिनको मैं सिखा सकूं, बता सकूं, आगे पढ़ा सकूं, कि जिससे कि हम लोग का सबका भविष्य अच्छा हो, मेरे बच्चे का भविष्य अच्छा हो, हम लोग का अच्छा हो, आगे मेरे सारे फ्रेंड्स का, सर्कल का, सबका अच्छा हो। जिससे कि मैं अपने फार्म में, आप मेरे फार्म में जब आएंगे तब देखिएगा वहाँ पर एक एजुकेशन का सेंटर प्रोवाइड होएगा जिसमें बच्चे सीखेंगे कि नेचुरल फार्मिंग क्या होता है, ऑर्गेनिक फार्मिंग क्या होता है। पेस्टिसाइड ज़रूरी नहीं है करना, जिससे कि हम पेस्टिसाइड्स यूज़ करना ज़रूरी नहीं है। और हम देखेंगे कि कैसे हम लोग हर चीज़ ग्रो कर सकते हैं वहाँ पर, जो कि यहाँ नोएडा के हिसाब से ग्रो हो सकता है। विजन क्या आपका? मेरा विजन है कि एक एजुकेशन सेंटर प्रोवाइड करना जिसमें कि सब सीख सके साथ में मिलके। हम लोग आगे जाके इंडिया को इतना बड़े मुकाम पे ले जाएं जहाँ पर हम लोग इंडिया से बाहर एक्सपोर्ट कर सकें ऑर्गेनिक और नेचुरल प्रोड्यूस। एक इंडिया को ऐसा प्रोवाइड करने के लिए जहाँ पर हेल्थ और जो हेल्थ रिलेटेड आजकल कंसर्न्स हैं वो कम हो जाएं, और टू प्रोवाइड एम्पावरमेंट, टू प्रोवाइड मतलब लोगों को जॉब पे रख के उनको सिखा के उनको एक नेचुरल और ऑर्गेनिक फार्मिंग के आगे लेना, हेल्दी फूड देना। अच्छा, इसके अलावा अगर मैं आपसे पूछना चाहूँ, कितना समय हो गया जॉब छोड़े? मुझे 6 महीने हो गए। 6 महीने हो गए। यही सोचकर कि प्राकृतिक खेती की तरफ जाना? ये नहीं सोचा था, ये सोचा था कि एक हेल्दी फूड खा सकें और सुकून की ज़िंदगी जी सकें। यानी पैसा सब कुछ नहीं, पैसा सब कुछ नहीं है, बट ये 6 महीने से ज़्यादा हो गया मुझे सोचते हुए। ये 6 महीने हुए अब छोड़ के सच्ची में खुद करने का। थैंक यू सो मच। मैं चाहती हूँ कि आप अकेली नहीं, ऐसी हजारों सुगंधा हमारे सामने खड़ी हो जाए। वो कहे कि हम प्राकृतिक खेती की तरफ जाना है, एक सुकून वाली ज़िंदगी। सब कुछ पैसा नहीं है, लेकिन आप उस पैसे से एक बेहतर ज़िंदगी कैसे बना सकते हैं, उसके लिए आपको सीखना पड़ेगा। और इस सीखने के लिए आपको विज्ञान का सहारा लेना पड़ेगा। आप अपनी खेती में खुद के लिए, ज़रूरी नहीं कि आप उसे एक बहुत बड़ा बिजनेस का नाम दें, लेकिन अपने घर के लिए आप शुरुआत कर सकते हैं, और वो शुरुआत है प्राकृतिक खेती, जीरो बजट वाली खेती। तो चलिए, आज की किसान यात्रा में हमने उत्तर प्रदेश के नोएडा के आसपास बसे हुए ऐसे गाँव के बारे में, ऐसे किसानों के बारे में बताया जो एक बहुत अच्छी नौकरियों पर रहते हुए नौकरियों को छोड़कर प्राकृतिक खेती की तरफ जा रहे हैं और एक बेहतर जीवन समाज को देने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। अब जैसा एक जिंदा रहेगा, हमारे जैसे